invite sir. Just wait 2 minutes. Okay. Okay. Respected Dr. Rampal Punia, financial trainer and who is very well versed about the protocols as well as different securities or different markets, that may be your capital market or the money market. Today, my dear students, you will be able to learn about the personal financial planning, digital payment, do's and don'ts, government saving, related products and investment in the securities market, awareness program regarding the other kind of the money market and different terms and conditions which are prevailing in the market. मैं डॉक्टर राहुल पुनिया जी से निवेदन भी करता हूं कि बच्चों को आसान भाषा में इनको समझाएं ताकि हम इन बच्चों को आगे भी आपके साथ इसी तरह जुड़ाव में रखें और उन बच्चों को मनी मैनेजमेंट या पर्सनल फाइनेंस है चाहे आपका मॉनेटरी फाइनेंस है उसको मैनेज करने में उनकी परिवार को भी और खुद को भी और सभी को उसका सहयोग मिले। जी रामपाल पुनिया जी, वेलकम। धन्यवाद अशोक। डॉक्टर रामपाल पुनिया, पंजाब नेशनल बैंक से सबको मैं एक बार नमस्कार करता हूं, सभी स्टूडेंट्स साथियों को, और वेलकम करता हूं सेबी की तरफ से आज के इस सेमिनार में, वेबिनार में। मैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा और इजी कर दिया काम मेरे लिए कि भाई आसान भाषा में समझाएं। तो आसान भाषा अपनी मातृभाषा होती है, मैं मातृभाषा में ही आपको बताऊंगा। हालांकि प्रेजेंटेशन जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं मातृभाषा में आपको बताऊंगा और इस वे से बताऊंगा कि आपको समझ में आए। वो उस तरह से नहीं बताऊंगा कि भाई जो किताबी बात होती है, जो हमारी प्रैक्टिकल बात है वो बताऊंगा। इनफैक्ट आई एम बैंकर और मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। MBA बैंकिंग फाइनेंस में, बैंकिंग एंड फाइनेंस में MBA किया हुआ है मैंने। LLB भी हूँ मैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैं LLB की हुई है और बैंक की सेवा की है मैंने। बैंक की सेवा के बाद मैं अब सेबी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सेबी की तरफ से ग्लोबल मनी वीक के तहत आपसे मैं आज जो डॉक्टर साहब ने भी थोड़े से कंटेंट्स बताए हैं उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन उनको 1 बाय 1 मैं आपसे टॉपिक वाइज डिस्कस करूँगा बड़ी सरल भाषा में, ताकि हमारे आने वाले जीवन में हमें जो भी कहीं ज़रूरत, कहीं पर हमारी फाइनेंसिंग प्लानिंग वो हम समय पर कर पाएँ। मेरा ध्यान इस बात पर होगा और फ्रॉड से आप बच पाएँ, ये मैं कोशिश करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब। जैसा कि आप इसके ऊपर स्लाइड पे देख रहे हैं, मैं पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग, डिजिटल पेमेंट्स, गवर्नमेंट सेविंग प्रोडक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट, अवेयरनेस फ्रॉम पॉन्जी स्कीम्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। कोई भी किसी तरह की हमें दिक्कत सिस्टम में आती है तो डिफरेंट एजेंसीज हैं जहां पर हम रिड्रेसल के लिए संपर्क कर सकते हैं। इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट, पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पेंशन एंड रिटायरमेंट। हर एक आदमी की इच्छा होती है कि भाई मैं पूरी सेवा करके बाइज्जत जो है रिटायरमेंट लूँ और रिटायरमेंट लाइफ जो है मेरी बहुत अच्छी गुजरे। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप सारा प्लानिंग करते हुए पीछे तक, आगे तक आप जाओगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैं शुरू करूँगा सबसे पहले कि जो ही हमारी अर्निंग शुरू होगी, हम जो ही कमाना शुरू करेंगे, तो हमारा सबसे पहला काम होगा, आजकल तो वैसे भी ये एक किस्म का ये कह सकते हो कि कानूनी तौर पर कि खाता खुलवाना कंपलसरी है। क्योंकि आजकल पेमेंट जो है, पहले तो ऑफिस में पेमेंट नगद ले लेते थे, लेकिन आजकल सेविंग के खाते में क्रेडिट होती है। तो सेविंग का खाता खुलवाना होता है। सेविंग का आसान बात है, KYC करवानी ज़रूरी है। क्यों करवानी ज़रूरी है ये बताना चाहूँगा। क्योंकि जो पैसा हम जमा करते हैं बैंक में, उस पैसे की सिक्योरिटी और वो सही आदमी के पास पैसा वापस जाए, उसके लिए
ये KYC करनी जरूरी होती है। KYC मीन्स नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट, कि भाई हमारे क्लाइंट की क्या पर्टिकुलर्स हैं, क्या एड्रेस है, क्या इसका फोटो है, क्या इसका पैन नंबर है। यदि ये सारी चीज़ें हमारे खाते में होंगी तो हमारा पैसा हमारे पास ही आएगा, दूसरा आदमी नहीं ले जा सकता। तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए KYC करवाई जाती है। कई बार हम बैंक में ये कहते हैं यार ये अननेसेसरी कागज़ मांगते हैं, ज़्यादा कागज़ मांगते हैं। ये ज़्यादा कागज़ नहीं मांगते। जब तक ये कागज़ नहीं मांगते थे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पैसा जो है वो फ्रॉड में चला जाता था। तो आजकल वो फ्रॉड थोड़े कम हुए हैं जो खातों से होते थे, लेकिन आजकल फ्रॉड जो शुरू हो गए वो डिजिटल बैंकिंग में हो गए। वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें आपने कैसे सावधानी रखनी है। लेकिन सेविंग खाता हमारा, वैसे तो जब स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू होता है 10 साल का हो जाए या कहीं बाहर जाने लग जाए तब भी जरूरत हो जाती है सेविंग की। तो सेविंग खाते की KYC आपने मस्ट है, KYC करनी है, सेविंग का खाता खुलवाना। और सेविंग का खाता दो काम करेगा। एक तो ये काम करेगा कि भाई जो हमारा आमदनी हुई उसमें से जो एक्सपेंडिचर हो गया वो तो हो गया, एक्सपेंडिचर तो हमने कर लिया। जो सेविंग होगी वो हमारे खाते में रहेगी। फिर उसके हमने दो पार्ट करने हैं भाई सेविंग के। डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बताया कि भाई मैं दूसरी योजनाओं का भी जिक्र करूंगा सिक्योरिटी मार्केट से संबंधित। तो उसमें दो पार्ट करने हैं हमने सेविंग के। एक पार्ट तो ये करना है जो विद इन 1 ईयर खर्चा जब हमने करना है ना, उसको तो हमने टच नहीं करना भाई, क्योंकि वो एक साल के अंदर जो हमने खर्चा करना है उसको हमने ईयर मार्क करके रखना कि भाई साल में हमारा इतना खर्चा होगा। वो तो खर्चा है। पहले हमने जो डेली खर्चा कर लिया वो अलग है, मंथली करते हैं वो अलग है। जो सैलरी मिली मंथली खर्चा कर लिया, फिर सेविंग में डाल दिए। सेविंग के दो पार्ट करने हैं। एक पार्ट उसमें ऐसा होगा जो कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है हमारे भविष्य के लिए। और भविष्य के लिए हमने जो भी सपने संजोएंगे, हम जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमारा परिवार, हमारा मकान, हमारी सुरक्षा, ये जो 3-4 चीज़ें, और हमारी पेंशन और रिटायरमेंट स्कीम, इनका ध्यान रखते हुए हमने इन्वेस्टमेंट भी करनी है। और इन्वेस्टमेंट वो करनी है जिसको हमने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, यहाँ तक कि रिटायरमेंट तक जिस पैसे को आपने टच नहीं करना हो। इन्वेस्टमेंट वही है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहे। लॉन्ग टर्म का मतलब जैसे मैंने बताया कि आप कोशिश करो कि भाई वो आपकी रिटायरमेंट तक रहे, लेकिन उसके भी आपने पार्ट करने पड़ेंगे। कैसे? कुछ एजुकेशन के लिए, कुछ हमारे मकान की रिक्वायरमेंट के लिए, कुछ हमारे बच्चों की शादी के लिए, और कुछ हमारी जो अनचाही बीमारियां हैं, कई बार जो बीमारियां आ जाती हैं उसकी सुरक्षा के लिए भी हमने कोई पॉलिसी वगैरह लेके, जो मैं बीच में अपने जो कंटेंट्स हैं, टॉपिक हैं, उनमें बताऊंगा कि भाई आपने कौन सी पॉलिसी कैसे लेनी है। तो वो भी मैं थोड़ा सा बाद में जिक्र करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट का ये पार्ट है, और ये इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। और इसमें जो हमने ध्यान रखना है वो किस चीज़ का रखना है कि भाई हमारे पैसे को जो इन्फ्लेशन असर डालती है, उस इन्फ्लेशन को ओवरकम करने के लिए हमने अपना विचार लगाना होगा कि भाई हम पैसा कहाँ डालें। मान लो हम बैंक के सेविंग फंड में डालते हैं। बैंक के सेविंग फंड में आप सभी को पता होगा कि भाई 3.5% मिलता है आजकल। इन्फ्लेशन हमारी 5-6% है। अब 5-6% इन्फ्लेशन है, 3.5% बैंक में सेविंग में अकाउंट में खाते में ब्याज मिलता है, तो वो तो हमारी इन्फ्लेशन से भी कम हुआ है। तो इसका मतलब हमारी रुपए की वैल्यू समय के साथ घटती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमने सेविंग में पैसा मिनिमम रखना है। कौन सा रखना है? जो विद इन 1 ईयर हमें खर्च करना हो। जो विद इन 1 ईयर खर्च नहीं करना, उसके हमने एवेन्यूज ढूंढने हैं कि भाई हमने कहाँ पर वो पैसा खर्च करना है। तो मैं नेक्स्ट आगे बताऊंगा। खर्च नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। मैं थोड़ा सा शब्द दूसरा बोल दिया था। इन्वेस्टमेंट जो हमने करनी है उसको, और इन्वेस्टमेंट भी हमने कहाँ करनी है। मान लो हम सैलरी अर्नर हैं, या हम अपना काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए आई हैं, उनके बारे में भी थोड़ा मैं टच करूंगा। और जब आप मंथली अर्न करेंगे तभी आप सेविंग कर पाएंगे, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे,
और मंथली अर्निंग के साथ जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, उसमें आपने ये ध्यान देना है कि भाई हमें उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट मिले रिटर्न में। कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे होता है? एक तो सिंपल होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब कि भाई हम जहाँ इन्वेस्ट करते हैं उस पे जो हमें रिटर्न साल में मिलेगी उसको हम उसी योजना में री इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कंपाउंडिंग का फल मिलेगा। और कंपाउंडिंग बहुत बड़ी पावर है। हमारे साइंटिस्ट हुए हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कंपाउंडिंग के बारे में लिखा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8वां अजूबा है ये। 7 अजूबे जो हम पढ़ते हैं, ये 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग का। तो वह इसके में फिर आगे भी उसने लिखा, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट। भाई जो इसको समझ गया उसने इसका फायदा उठाया। एंड ही हु डज नॉट पेज इट, भाई जिसके समझ नहीं आई, जिसने नहीं समझा, उसने इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा? इन्फ्लेशन पैसे को खा जाएगी। इन्फ्लेशन, यदि हमने सेविंग में पैसा डाल दिया तो इन्फ्लेशन को भी हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। और कंपाउंडिंग में उसने इसलिए कहा है कि भाई कंपाउंडिंग की ऐसी पावर है, जो आज चीज़ 5 रुपए में मिल रही है और उसके ऊपर मान लो 50 पैसे हमें बेनिफिट हुआ, साल में रिटर्न आई, तो वो नेक्स्ट ईयर के शुरू में 5 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे और उसके ऊपर फिर हमने कंपाउंडिंग फिर मिलेगा। तो उसके अंदर बहुत पावर है और इन रिटर्न उसमें है जो मैनीफोल्ड होती है। तो नेक्स्ट है एक, ये बीच में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये रूल ऑफ 72 क्या है। ये रूल ऑफ 72, कई बार हम बैंक में जाते हैं और बैंक में जाके जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या एफडी बनवाते हैं फिक्स डिपॉजिट, हम बैंक वाले से पूछते हैं कि जी मेरा ये डबल कितने साल में हो जाएगा। तो ये डबल का फार्मूला है कि कितने साल में डबल होगा। मान लो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आजकल एफडी में 6% मिल रहा है, कोई ओल्ड एज होंगे उनको 7% मिल रहा होगा, कोई बैंक प्राइवेट बैंक वगैरह कई ऐसे हैं जो 8% भी दे रहे होंगे। जहाँ पर 8% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यदि हम 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 72 को, तो 9 साल आएंगे। इसका मतलब 9 साल में डबल हो जाएगा। 6% मिलेगा, 12 साल में डबल हो जाएगा। जो घटक हमारा बाद में आएगा डिवाइड करके, उसी समय में वो पैसा डबल हो जाएगा। ये हम कई बार बैंक में पूछते हैं कि हमारा कितने साल में डबल हो जाएगा, तो वो हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दीजिए, डबल अमाउंट का समय आ जाएगा, भाई कितने समय में डबल हो। ये हमारा मेन टॉपिक है जो फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल प्लानिंग हमें, मैं जैसे अब जिक्र भी कर चुका हूँ, भाई हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए, हाउस के परचेज करने के लिए, मैरिज के लिए बच्चों की, और एमरजेंसी अपने खर्चे जो आते हैं जैसे बीमारी वगैरह आ गई, तो उसमें काम जो आए पैसा, उसकी हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखनी है। क्योंकि यदि हम प्लानिंग नहीं करेंगे और हम मकान बनाने लग गए, बच्चे की फीस आ गई ऊपर, और फिर हमारे हाथ फूल जाएंगे कि भाई हम पैसा कहाँ से लेके आए। तो ये कोशिश करें कि भाई आप पैसा थोड़ा थोड़ा, जो सेविंग की हैबिट है ये बिल्कुल फर्स्ट डे से आपने धारण कर लेनी चाहिए कि भाई सेविंग तो मैंने करनी है, आई एम ए डिसिप्लिन पर्सन, और मैं सेविंग से जुड़ा रहूँगा। हम जब छोटे बच्चे होते थे, आप सभी मतलब एग्री करोगे, आपने भी ये देखा होगा कि आपके माता पिता गुल्लक रखते थे और बच्चे उस गुल्लक में पैसा डालते थे। वो इसीलिए डालते थे कि बच्चे को सेविंग की हैबिट हो जाए, बच्चे को सेविंग का पता लग जाए। ये लाइफ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा भाई, जब आदमी की रिटायरमेंट पे आता है तब उसको पता लगता है, तब कोई खर्चा करना पड़ता है तब उसको पता लगता है कि भाई सेविंग की वैल्यू बहुत थी लेकिन मैंने चूक किया। तो आपने चूक नहीं करनी है, सेविंग साथ में करके इन्वेस्टमेंट भी करनी है, ताकि आपके खर्चे जो समय समय पर आएंगे आप उन खर्चों को आसानी से, आपको तकलीफ ना हो, आपको कोई किसी से मांगना ना पड़े। तो इसलिए आपने उस पैसे को ठीक तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। और यदि इन्वेस्टमेंट आपको नहीं समझ में आई, क्योंकि बगैर समझ के कोई किसी के कहने से आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है भाई, एक ध्यान रखिए। और ना कभी आपने डायरेक्टली
स्टॉक मार्केट में शेयर्स वगैरह का काम करना, ये ध्यान रखिए। शेयर्स वगैरह का काम तभी करिए जब आपको नॉलेज हो, जब आपको ये पता हो कि भाई ये शेयर्स मैं खरीदूंगा, इसके क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या इसके टेक्निकल्स हैं, तो आप खरीद सकते हैं यदि आपको ज्ञान है। और यदि आपको ज्ञान नहीं है और मेरे जैसा आपको कहता है कि ये फलां शेयर खरीद लीजिए, ये 2 साल में इतना हो जाएगा, बिल्कुल हरगिज हाथ मत लगाइए भाई। बहुत आदमी बहकाने वाले आते हैं। आपने अपनी समझ को यूटिलाइज करना है, आपको इस समझ को आपने अपने लिए फायदे के लिए यूटिलाइज करना है, अपनी समझ बरकरार रखनी है और हर समय जो सक्षम है अपने आप को आपने कम्पिटेंट बना के रखना है। जब भी कहाँ आप कहीं इन्वेस्टमेंट करो, पहले उसकी स्टडी करो, पहले उसके फाइनेंशियल्स देखो, उसके बाद आगे चलना आपने, बगैर उसके। और वैसे भी आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जहाँ तक डॉक्टर साहब के प्रोफाइल से या डॉक्टर साहब ने जो बताया मेरे को, मैं उसके हिसाब से जान पाऊँ कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत कुछ भली भांति इस बात को समझ पाएंगे और उनका तो ये एक सब्जेक्ट है। ये थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा थोड़ा सा बताया गया है कि भाई हमारी जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन होती है कि हमारी आमदनी है कितनी, हम किस फाइनेंशियल पोजीशन पे हैं, मंथली हमें कितना मिलेगा, उसको आधार मानते हुए हमने अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाने हैं। कि भाई मान लो मेरी 50,000 रुपये आमदनी है मंथली, मैं 20,000 तो खर्च कर लूँगा महीने के, 30 बच गए, 30 में से कुछ मेरे को एक्सीजेंसी के लिए कुछ पैसे वैसे भी चाहिए और कुछ मैं 10 बचाऊं, 15 बचाऊं, 5 बचाऊं, 8 बचाऊं, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करूं। इन्वेस्टमेंट इज ए डेफिनेट एंड मस्ट, आपका एक जीवन का पार्ट होना चाहिए। जैसे सेविंग है, इन्वेस्टमेंट आपने करनी चाहिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए। गोल्स जैसे मैंने बताया था, बच्चों की पढ़ाई है, मकान है, शादी है और कहीं न कहीं रिटायरमेंट भी। रिटायरमेंट आपकी 100% आप सेव करके चलिए, ये बता दूंगा आपको। और हर एक आदमी की इच्छा होती है मैं बिल्कुल जो बेदाग कहते हैं बेदाग रिटायर हूँ और बेदाग रिटायर होकर मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारूँ। ये हर एक की इच्छा होती है, हम भी आपके साथ हैं इसमें कि भाई आप बिल्कुल बेदाग नौकरी करें और फिर जब रिटायरमेंट आए आपने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के दम पर आपकी जो है लाइफ वो सुख में रहे। तो इसलिए आपने फाइनेंशियल गोल्स अच्छी तरह बनाइए, मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे इनके बारे में। आइडेंटिफाई सूटेबल इन्वेस्टमेंट, जो हमने गोल बना लिए तो हमारा मकसद फिर ये आता है कि मैं इस पैसे को लगाऊंगा किस स्कीम में। तो वो 2-4 स्कीम, उसके अल्टरनेटिव कि भाई मैं कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा मैं इसके बीच में बता देता हूँ आपको कि पैसा जो इन्वेस्टमेंट करना है वो जगह कौन सी है। एक तो भाई जैसे मैंने बताया, मैं स्टॉक एंड शेयर्स के डायरेक्टली नहीं बात करूंगा, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में जरूर करिए। तो एक जगह तो होती है म्यूचुअल फंड। दूसरी अल्टरनेट स्ट्रेटजी क्या है? दूसरी अल्टरनेट स्ट्रेटजी होती है गोल्ड एंड ज्वेलरी, मेटल्स जिसको बोलते हैं। गोल्ड ज्वेलरी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरी रियल एस्टेट, जमीन जिसको बोलते हैं, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चौथी कैटेगरी होती है जो अपने आप को कई चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में आएंगी, जैसे मेडिक्लेम वगैरह है, उनके भी आपने अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी लेनी है। क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट को मेडिकल हेल्प जो है वो गवर्नमेंट दे देगी, गवर्नमेंट से उनके मेडिकल बिल की रिइंबर्समेंट की सुविधा होती है। लेकिन कोई प्राइवेट सर्विस करता है, कोई अपना एंटरप्रेन्योर करता है, उसने 2 चीज़ें ज़रूर करनी है अपनी लाइफ में। एक तो करना है कि भाई टर्म इंश्योरेंस लेना है। ये बीच में इंश्योरेंस का चैप्टर आएगा उसमें बताऊंगा, लेकिन इसके बीच में जो चीज़ आ रही है वो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। टर्म इंश्योरेंस आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और दूसरा होता है मेडिक्लेम पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसी इसलिए लेनी जरूरी है कि भाई ज़माने को देखते हुए हम जब कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, पेंडेमिक है, जैसे ये अब पेंडेमिक शुरू हो रही है कोरोना, तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी भी, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो आपने मेडिक्लेम पॉलिसी भी लेनी है। फिर आपने इन फाइनेंशियल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। भाई इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बाद एक अहम पड़ाव आएगा कि आपने 6 महीने हो गए भाई इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, उसको क्या करना है आगे? उसको रिव्यू करना है। रिव्यू करने का मतलब हमने ये देखना है कि भाई हमारी इच्छा थी
ये हमें 8% रिटर्न देगा, ये हमें 10% रिटर्न देगा, ये 12 देगा। हमारी इच्छा थी, क्योंकि जो हमने कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया और उस म्यूचुअल फंड की यदि पास्ट परफॉर्मेंस 12% थी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई मेरे को 12% मिलनी चाहिए। और 12 की बजाय यदि वो 8 देता है तो कोई ना कोई उसमें कहीं न कहीं कमी रही है, तो मैं उसको रिव्यू करके रिवाइज करूंगा और ये देखूंगा कि भाई इस म्यूचुअल फंड के बराबर में कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छी रिटर्न दे रहा है, तो मैं उसमें शिफ्ट कर सकता हूं। तो रिव्यू एंड रिवीजन इट इज आल्सो मस्ट। नेक्स्ट है ये मैंने बता दिया आपको, फाइनेंशियल गोल्स जो आपने करने हैं, जो फाइनेंशियल गोल्स हमने लेने हैं। स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स बनाने, स्पेसिफिक ही हो गए ये, भाई शादी के लिए करना है, मकान के लिए करना है, हमारे बीमारी के लिए मतलब हमने अरेंजमेंट करना है, बुढ़ापे के लिए करना है, स्पेसिफिक है। और ये गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म तो ये है जो विद इन 1 ईयर आएंगे हमारे, और जैसा मैंने बताया मीडियम टर्म अप टू 8 ईयर, और लॉन्ग टर्म मोर देन 8 ईयर्स में जो गोल हमने अचीव करने हैं। एसेट्स एलोकेशन, ये हमने पैसा कहाँ कितना लगाना है। जैसे मैंने 3-4 चीजें बताई थी ना आपको, एक तो बताई थी कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा कर सकते हैं, बैंक वगैरह में, म्यूचुअल फंड में, और दूसरी जगह जो बताई थी वो मैंने ज्वेलरीज, मेटल्स जिसको बोलते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। तीसरी रियल एस्टेट। तो हमने एलोकेशन देनी है उनको कि भाई मेरे पास 15,000 रुपये जो बचे हैं ना, खर्चा काट के, साल का एक खर्चा मतलब अलग रख के मेरे पास 15,000 बचे, 15,000 में से मैंने इन एलोकेशन में कितना कितना पैसा डालना है। आप जो 3 चीजें हैं तो 3 जगह जरूर डालिए। बेशक आपका वो 10-10% हो 2 जगह और 80% चाहे 1 जगह हो, लेकिन एलोकेशन जरूर करिए उसकी, तीनों जगह चारों जगह आप अपना एलोकेशन करिए। राइट इन्वेस्टमेंट कैसे है? राइट इन्वेस्टमेंट वो होती है, जैसे बताया कि भाई हम तीनों जगह पैसे रखेंगे, तो वो क्या, उसको क्या नाम देंगे, डाइवर्सिफिकेशन। और तीनों जगह की बात भी एक बात आती है जो म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड भी हमारे डाइवर्सिफाई होने चाहिए। वो कैसे हो सकते हैं डाइवर्सिफाई? वो एक तरीका तो ये होगा कि भाई म्यूचुअल फंड के प्रकार होते हैं। कोई म्यूचुअल फंड मेडिकल दवाइयों वाली कंपनियों का है, कोई म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट का है, कोई म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो आप उनमें थोड़ा थोड़ा बांटें। दूसरा तरीका, इनकी कैपिटल मार्केट जो वैल्यूएशन होती है कंपनी की, उसके ऊपर होता है। वो कैसे होता है? एक तो होगा स्मॉल कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक लार्ज कैप फंड। तो इन तीनों को, स्मॉल कैप फंड होता है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो रिस्क जिसमें ज़्यादा होगा रिटर्न भी उसमें थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद की जाए। तो जो स्मॉल कैप प्रेफर करेगा उस आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई इसमें मेरी रिस्क इनहेरिटेंस ज़्यादा है, मैं रिस्क इतना बियर भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। स्मॉल कैप में वही लगाए जो रिस्क बियर कर सकता है। मिड कैप में मीडियम रिटर्न रहेगी, मीडियम रिस्क रहेगा, और लॉन्ग टर्म में रिस्क भी कम होगा, नहीं उसमें लार्ज कैप में रिस्क भी कम होगा और रिटर्न भी कम होगी। तो थोड़ा सा आप उसके हिसाब से आप अपने फंड्स की एलोकेशन कीजिए। डाइवर्सिफिकेशन जैसा मैंने बताया जरूरी है कि भाई अलग अलग जगह लगाइए। डेब्ट फंड में लगाना है, इक्विटी में लगाना है, गोल्ड में लगाना है, रियल एस्टेट में, ये अलग अलग जो है ना सेक्टर्स हैं। एक जगह पैसा मत लगाइए, ये स्लाइड बता रही है, एक जगह पैसा मत लगाइए, डाइवर्सिफाइड करके लगाइए। जैसा मैंने बताया कि भाई यदि मान लो आप 2,000 रुपये महीना किसी म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो, तो उस 2,000 को आप कम से कम 2-3 जगह, 3 जगह तो कम से कम करिए। चाहे आपको 700 रुपये और 600 रुपये एक जगह, 2,000 रुपये के 3 कैटेगरी बना लीजिए, लेकिन 3 जगह डालिए, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। उसका रीजन ये होता है, मान लो एक जगह कोई फंड अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन 2 फंड अच्छा काम कर जाएंगे, तो आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। रिव्यू तो मैंने बताया, रिव्यू एंड रिवाइज, ये तो आपने करना ही है। तीसरे महीने करो, छठे महीने करो, सालाना करो, जब भी आपको टाइम लगता है आप अपने पोर्टफोलियो को देखते रहिए। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और इसके इन्वेस्टमेंट के क्या आधार हैं। आधार मीन्स भाई हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारी 3 चीज़ें बनती हैं मेन, जो फोकस 3 क्या है। सबसे पहले हमारे पैसे की सेफ्टी, हमारा पैसा सेफ रहना चाहिए। सेफ कहाँ होगा?
ये मैं आगे बताऊंगा कि भाई सेफ जगह कौन सी है। सेफ जगह बैंक है और सेफ जगह म्यूचुअल फंड जो हैं वो उनकी सेफ्टी कब होगी वो मैं आगे म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन आएगा उसमें बताऊंगा। लेकिन हमारे पैसे की सेफ्टी इट इज़ द फर्स्ट पिलर। सेकंड, लिक्विडिटी, कि हमें जब ज़रूरत हो तो हमें पैसा मिल जाए, तो लिक्विडिटी। रिटर्न, हमारी कोशिश ये होती है कि भाई हमें रिटर्न अच्छी मिले, तो रिटर्न का भी हमें हमारा टारगेट या गोल बनाना पड़ेगा कि भाई हमें कितनी रिटर्न चाहिए। और जो मैं आपको एक बात बताऊँ, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप यदि ढंग से अच्छा मतलब म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप जितना टारगेट चाहेंगे आपको उतने टारगेट रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। यदि इस साल को पिछली साल से कंपेयर किया जाए तो आपको ताज्जुब होगा कि मार्च टू मार्च कई म्यूचुअल फंड ने 100% रिटर्न दिया है। लेकिन एक ध्यान रखिए, ये कभी कभार होता है, ये हमेशा नहीं होगा। लेकिन हुआ है, कोई कारण बीमारी का रहा हमारा, एकदम बीमारी के कारण, जो हमारी बीमारी का आउटब्रेक हुआ था उसके कारण स्टॉक मार्केट काफ़ी डाउन चली गई थी। और उस स्टॉक मार्केट में जब उन्होंने पैसा लगाया तो उसका रिटर्न अच्छा बना, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने बाउंस बैक अच्छा किया था। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने इस साल में जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी रही है। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि इस परफॉर्मेंस को आप आगे के लिए सर्टेन नहीं मान सकते। ये एक एक्सेप्शन थी, हर समय नहीं रहेगी। तो ये कि भाई पैसा जो म्यूचुअल फंड्स या जो भी हैं वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। एक तो वो रेगुलर इनकम पाने के लिए करते हैं, रेगुलर इनकम डेब्ट फंड वगैरह होते हैं, उनमें रेगुलर इनकम मिलती है, प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट होता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं और हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जिसमें दोनों चीज़ हों, ये भी आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। ये रिस्क वर्सेस रिटर्न है, ये जो मैं 2-3 बार बता चुका हूँ बीच में। भाई हायर इज द रिस्क, हायर इज द रिटर्न, लोअर इज द रिस्क, लोअर इज द रिटर्न। ये फार्मूला है रिस्क का, ये आगे बता भी रखा है, लो रिस्क लो रिटर्न, हायर रिस्क हायर पोटेंशियल रिटर्न। तो आपने ध्यान में रखना है जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आपको चाहिए कौन सी, मतलब इनकम कितनी चाहिए। यदि ज़्यादा चाहिए तो आपको यू हैव टू टेक रिस्क, और यदि आप इनकम मीडियम चाहते हैं तो मीडियम ही रिस्क उठाना चाहिए आपने। और मॉनिटर, जैसा मैंने बताया कि भाई मॉनिटर तो थोड़े भाई स्टूडेंट से मेरा थोड़ा सा अनुरोध है कि वो अपने साथियों को या अपने जो संपर्क में आदमी हैं, अपने साथी हैं जो स्टूडेंट हैं जो आए हुए हैं, तो वो कृपा करके मतलब अपने कोलीग को बोलें ताकि वो इस वेबिनार से जुड़ें। क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट मतलब मेरे को दिखाई दे रही है वो सिर्फ 11-12 स्टूडेंट हमारे जुड़े हैं। तो मेरी कोशिश है कि भाई आप थोड़ा सा अपने कुलीग को बोलिए, अपने आसपास वालों को बोलिए कि भाई वो इस वेबिनार से जुड़े। तो मैं आगे कंटिन्यू रखता हूँ। अच्छा, एक और ध्यान रखिए भाई, कोई हमारे यहाँ लाइट वगैरह की कई बार व्यवधान आ जाए तो बीच में यदि कहीं लिंक मतलब टूटता है तो थोड़ा सा आप हटिए मत, क्योंकि लिंक जोड़ने में 1-2 मिनट लग सकती हैं, तो वो भी ध्यान रखिए। लाइट का कुछ मतलब मेरे पास आज कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसके कारण भी ध्यान रखिए आप, बीच में कट होता है। तो आगे है कि भाई हम बैंक में पैसा क्यों रखें। बैंक में पैसा हम इसलिए रखते हैं कि भाई एक तो हमारी पैसे की सेफ्टी होती है और एक लिक्विडिटी भी होती है, और तीसरा हमें रिटर्न भी उसमें चाहे थोड़ा मिले। लेकिन लिक्विडिटी के कारण हम पैसा रखते हैं कि हम जब जरूरत पड़ेगी 24 घंटे में उसी समय पैसा ले लेंगे, तो बैंक में पैसा रखने का ये बेनिफिट है। नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट, जो मैंने बताया ये आपके फेवर की बात है। यदि आपका खाता KYC नॉर्म्स के साथ खुला हुआ होगा तो आपके पैसे को आप जब चाहेंगे यूज कर सकते हैं, और यदि KYC पूरी नहीं हुई तो आपको पैसा लेने में दिक्कत आ सकती है, फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा और फिर वो आपकी बात हो जाएगी कि भाई बैंक वाले तंग करें, ये करें। बैंक वाले नहीं तंग करते, आपने KYC पूरी नहीं की इसलिए वो आपको बीच में तकलीफ आती है। डिजिटल बैंकिंग, जो आपकी उम्र के
जितने भी आपके कुलीग हैं सारे के सारे आजकल डिजिटल बैंकिंग करने लगे हुए, और डिजिटल बैंकिंग के अंदर जितना फायदा है उसके साथ रिस्क भी आए हैं जुड़े हुए। उन रिस्क को आपने कैसे मिटिगेट करना है, उन रिस्क से कैसे आपने सावधान रहना है, ये मैं आपको थोड़ा सा ही बताना चाहूँगा। और ये जो हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या हम पैसा जो डिजिटली पेमेंट करते हैं उसके ये तरीके बता रखे हैं भाई। एक तो एनईएफटी से होता है बैंक में, एक आरटीजीएस से। एनईएफटी और आरटीजीएस में तो इतना ही फर्क है कि भाई ये एनईएफटी होता है जो 2 लाख रुपए तक का ट्रांसफर होगा उसको एनईएफटी बोल देते हैं, और 2 लाख से ऊपर होगा उसको आरटीजीएस बोल देते हैं। सेम चीज है, बैंक ट्रांसफर करता है, सिर्फ अमाउंट में फर्क है और इसका गंतव्य स्थान में समय कितना लगता है पहुंचने में उसमें फर्क है। एनईएफटी टाइम ले लेता है जमा होने में, जबकि आरटीजीएस इंस्टेंट होता है, ये फास्ट होता है और ये जल्दी जुड़ता है। मैक्सिमम घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, नहीं तो ये हो सकता है कि 5-7 मिनट में भी आपके चला जाए। और तीसरी आईएमपीएस से भी होती है, और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो हम आम करते हैं भीम भीम जो ऐप है उससे हम करते हैं, तो वो ये एक तरीका हुआ। इसमें आपने क्या नहीं करना है ये ध्यान रखना है डिजिटल पेमेंट का, जैसे मैंने बताया। एक तो डिजिटल पेमेंट में आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भाई कभी भूल के भी मोबाइल में सेव नहीं करना है। उसका कारण है कि भाई मोबाइल का डाटा कई बार चोरी हो जाता है, मोबाइल हैक हो जाता है। मोबाइल का डाटा चोरी होगा, हैक होगा, तो आपका पैसा रिस्क में आ जाएगा यदि आपने दोनों चीज डाल के रख रखी हैं। आपको बता दें आजकल फ्रॉड करने वाले लोग इतने तेज हो गए हैं कि आपके खाते में जो सेविंग आपके खाते में जो आपका मोबाइल एंटर होता है ना, जो रजिस्टर्ड होता है, वो उसको भी चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं। यदि उनके पास आपका डेटा चला गया तो वो उसको चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो सवाल वो हमारे से पूछना चाहेगा बैंक वाला, वो सवाल उनके पास पहुंचा हुआ होगा। डेट ऑफ बर्थ पहुंच जाएगी उन पे, बाप का नाम पहुंच जाएगा उन पे, हमारा कार्ड नंबर पहुंच जाएगा उन पे, सारी चीज पहुंच जाएंगी। जब वो पहुंच जाएंगी और ये जब मान लो हमने कोई मोबाइल चेंज करवाना हो और ये चीजें हमारे से पूछी जाए तो वो भी बता देगा। यदि उसने मोबाइल चेंज करवा लिया तो ये मानिए आपके खाते में पैसा नहीं रहेगा। तो आपने अनअटेंडेड या लॉग इन पासवर्ड वगैरह आपने मोबाइल में नहीं स्टोर करने हैं, याद रखिए इनको, याद रख के। और लेकिन मोबाइल में मर्कीज मत कीजिए। और कई बार हम अपनी डायरी में भी नोट करते हैं भाई, देखो रिस्क डायरी में भी रहता है। यदि आप बाहर लेके जाते हो डायरी तो वहाँ भी रिस्क रहता है, कहीं अनअटेंडेड रहेगी तो उसमें भी हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। और एक आपने ध्यान रखनी है कि भाई आपने अनाप शनाप ऐप डाउनलोड नहीं करने हैं। जब तक आप ऑथेंटिक ना हो तो आपने ऐप डाउनलोड नहीं करना है। और कई बार हमारे मोबाइल के ऊपर ऐसे मैसेज आते हैं बार बार, आपका खाता 10 नंबर से 10 रुपये से क्रेडिट कर दिया, आपका खाता 21 रुपये से कर दिया। कई बार मैसेज आता है आपको, आप रमी में पार्टिसिपेट कीजिए, आपका खाता 2000 रुपये से क्रेडिट कर दिया गया। भाई आप इनसे बच के रहिए, ये सब फ्रॉड करने वाले, हमारा पैसा लूटने वाले लोग हैं। आपने इनसे सावधान रहना है। और अनऑथराइज्ड ऐप आपने, ऑथेंटिक ऐप ही आपने डाउनलोड करना जब आपको जरूरत हो, आपको पता हो और ऑथेंटिक ऐप के बारे में जानकारी देंगे तभी ऐप डाउनलोड कीजिए। कई बार जो हमारे मोबाइल पे चीजें आती हैं आप उनके बहकावे में मत आइए। और जो काम डिजिटली आप करते हैं, जो भी आदमी डिजिटली पैसा इधर उधर करता है, कहीं बेचता है, इन्वेस्ट करता है, निकालता है, भाई उस आदमी ने अपने अकाउंट की बैलेंस स्टेटमेंट टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि भाई 15 दिन के बाद देख ली, 1 महीने के बाद देख ली। ये कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपने शायद वो ट्रांजैक्शन की ना हो। मैं ये बाद में बताऊंगा कि जो ट्रांजैक्शन आपने नहीं की उसमें बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी और आपको पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन उसको आपने टाइमली रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा आपको आगे जब उसका टॉपिक आएगा। तो लेकिन आपने ये ध्यान रखना है। और लैपटॉप वगैरह भी जैसा मैंने बताया कि अनअटेंडेड आपने नहीं रखना कहीं पर भी। ये आपके लिए दूसरी चीज आ गई भाई, ये भी उसकी
डिजिटल की है। हमें जो हम ऑनलाइन काम करते हैं उसमें हमें 2 कार्ड काम आते हैं, एक क्रेडिट कार्ड, दूसरा डेबिट कार्ड। वैसे आप कॉमर्स से हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको ये बिल्कुल ज्ञान में होगी वह डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड हमें सेविंग या करंट अकाउंट में दिया जाता है। जो हमारा बैलेंस होगा उस बैलेंस तक ही उस डेबिट कार्ड की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते जो हमारे बैलेंस खाते में होगा। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड बैंक इश्यू करता है हमारी माली हालात को देखते हुए, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। किसी को क्रेडिट कार्ड में लिमिट मिलेगी 50,000, किसी को मिलेगी 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख। तो ये डिफरेंट जो है लिमिटें हमारे को एलोकेट कर दी जाएंगी और क्रेडिट कार्ड दे देंगे। इसमें एक सावधानी आपने भाई बरतनी है, बिल्कुल 100% जो आप ध्यान रख लीजिए। जब आप क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि ये पैसा आपको बैंक दे रहा है, आपके खाते में पैसा नहीं है, ये आप उधार उठा रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड में आपने कैश में पैसा लेना नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। उसका कारण बताता हूं मैं कि उसके ऊपर चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। तो जब चार्जेस ही लग गए तो आपको क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट क्या हुआ? आप पेमेंट के लिए, डिजिटल पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज कीजिए और इसके साइकिल का जरूर ध्यान रखिए। 45 डेज का साइकिल होता है इसका, 45 डेज का साइकिल होता है। वो साइकिल की डेट आपको पता होती है कि भाई ये 4 तारीख से अगली मतलब 15 तक होगा या अगली 18 तक होगा, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ये साइकिल होगा। उस साइकिल के बीच में जो आप पैसा उठाओगे तो उसकी जो डेट मुकर्रर होगी, मान लो आपकी डेट लास्ट 15 मुकर्रर हुई है, तो जो आपने 4 या 3 तारीख से लेना शुरू किया, क्रेडिट कार्ड अवेल करना शुरू किया, जो शुरुआत हुई है उस समय तो आपको 45 डेज मिलेंगे और एक एक दिन उसमें कम होता जाएगा। यदि मान लो साइकिल शुरू हुए को 15 दिन हो गए, तो 15 दिन के बाद यदि क्रेडिट कार्ड पे आप कोई पैसा अवेल करते हो तो उसकी लिमिट आपको 30 डेज की ही मिलेगी। आप ये ध्यान रखना, हर एक ट्रांजैक्शन को 45 डेज का समय नहीं है इसमें, ये साइकिल के अनुसार है। कभी डिफॉल्टर मत बनिए क्रेडिट कार्ड पर, ये आपको बता दूं भाई, कभी भी एक बार भी यदि आप क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्टर बन गए, आपका नाम सिबिल में आ जाएगा, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, आपका स्कोर कम हो जाएगा। और आजकल जो लोन मिलता है वो स्कोर की जो वेटेज होती है, स्कोर में जितनी वेटेज आती है उसके ऊपर ब्याज भी निर्धारित होता है और आपका पैसा देने की लिमिट भी उसी पर, आपको पैसा लेने में मनाही भी हो सकती है। तो डिफॉल्टर कभी मत होइए, कभी भी। इससे बचाव कैसे है? क्रेडिट कार्ड का नहीं मैं, लेकिन आपने बैंक से लोन ले लिया और आप पैसा नहीं भर पाए, वो बीच में बताऊंगा मैं जब बैंक का टॉपिक आएगा कि भाई आपने डिफॉल्टर होने से क्या बचाव करना है। तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड में आपने ये ध्यान रखना है और क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्टर नहीं होना है। ये डिफरेंस बता रखा जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। अब ये एटीएम कार्ड से संबंधित ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी डिजिटल का ही पार्ट है। इसमें हमें पिन मिलता है, पिन आपने जो पिन मिलता है वो भी याद रखना है भाई, नोट नहीं करना। पिन के पीछे नहीं, डेबिट कार्ड के पीछे जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहते हैं, उसके पीछे 3 नंबर लिखे हुए होते हैं। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने मार्केटिंग वगैरह की है कभी, उनको उन 3 नंबरों की अहमियत का पता है। बाकी आम आदमी को तो नहीं पता होता भाई वो नंबर किस काम के है या उनकी क्या अहमियत है, लेकिन उनको सीवीवी नंबर बोला जाता है जो कार्ड के पीछे लिखे होते हैं। उनको याद करके इरेज करना होता है भाई, उनको उसके ऊपर प्रिंट नहीं रहने देना चाहिए, कंठस्थ करके उनको मिटा देना चाहिए। क्यों मिटा देना चाहिए? आप सभी जानकार होंगे इससे कि आपके कार्ड का नंबर और वो जो सीवीवी नंबर है, यदि वो कंप्यूटर में आप परचेजिंग के लिए दोनों डालेंगे तो आपकी परचेजिंग की प्रक्रिया इनिशिएट हो जाएगी। और बैंकों ने इसमें एक सावधानी बरती है, और वो सावधानी इसलिए की गई है कि भाई कस्टमर को कई बार पता नहीं होता है, कभी वो नुकसान ना कर ले। तो बैंक ने जो ये 2 नंबर डलेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में रजिस्टर करवा रखा है उसके ऊपर इमीडिएट 1 टाइम पासवर्ड आता है एक,
यदि वो वन टाइम पासवर्ड भी आपने किसी को उनको बता दिया, किसी ने टेलीफोन कराया आपको, आपका नंबर लिया है और वो आपने बता दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कई बार मोबाइल पर टेलीफोन आता है कि जी आपका एटीएम कार्ड खराब हो गया, आप उसका कृपया नंबर बताइए और उसके पीछे 3 नंबर लिख रखे हैं वो भी बताइए। आप सभी जानकार हैं, यदि बैंक से बोल रहा है तो बैंक के पास सभी पर्टिकुलर होते हैं। इसका मतलब क्लियर ये है कि वो बैंक से नहीं बोल रहा आदमी, लेकिन हम कई बार इस बात को नहीं सोच पाते, हमें नहीं पता होता और हमारे मन में ये नहीं होती भाई हर एक आदमी फ्रॉडी है क्या, लेकिन आजकल फ्रॉड कर रहे हैं लोग। आपने सावधान रहना है और कोई भी चीज़ अजनबी को आपने डिस्क्लोज नहीं करनी है। और ये आपने जो एटीएम की पिन है और जो नंबर वगैरह ये आपने सीक्रेट रखने हैं और कंठस्थ करके रखने हैं। ये बताऊंगा मैं आपको, जो आप मैं बोला था ना कि अनऑथराइज्ड यदि कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है। अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन क्या हुई, जिसमें हमारी सहमति नहीं है, खाता अपना है लेकिन अपनी सहमति नहीं है, पैसा निकल गया, हमारी नॉलेज के बगैर निकल गया, दैट इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड बैंकिंग। जो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, यदि आप उसको 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में, 24 घंटे भी क्यों लेने हैं, जिस समय आपको पता लग जाए उसी समय बताना चाहिए। तो आपने इमीडिएट टोल फ्री नंबर पर बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई ये ट्रांजैक्शन मेरी ऑथराइजेशन के बगैर भी है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और मेरे पैसे वापस किए जाएं। यदि आप टाइमली बैंक को इन्फॉर्म कर देंगे, बैंक वुड बी लायबल, बैंक हैव टू पे योर मनी, यदि आपकी कोई मिली भगत नहीं है। और यदि आपने ही अपनी पिन और कोड वर्ड वगैरह पासवर्ड वगैरह बता दिए तो बैंक लायबल नहीं है, क्योंकि बैंक ने जो आपको चीज दे दी आपने सावधानी उनमें बरतनी थी, आपने केयर के साथ उनको रखना था, आपने कहीं अनअटेंडेड नहीं छोड़ने थे वो। यदि कोई गलती उससे हुई है फिर आप लायबल हो जाएंगे। तो ये आपने यू हैव टू बी केयरफुल। ये आरबीआई इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट का आ गया। भाई सिक्योरिटी मार्केट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले भी बोला था, आप कभी भी डायरेक्टली शेयर्स एंड स्टॉक में बिना ज्ञान के इन्वेस्टमेंट मत करिए। बिना ज्ञान के इन्वेस्टमेंट स्टॉक एंड शेयर्स नहीं खरीदने आपने। यदि ज्ञान है जरूर खरीदिए, और इसमें रिस्क होते हैं बहुत ज्यादा। उन रिस्क को कैसे पार किया जा सकता है, उन रिस्क को पार कर सकते हैं हम म्यूचुअल फंड का पार्ट बन के। म्यूचुअल फंड में मैं कहना चाहूंगा कि आपने म्यूचुअल फंड को स्टडी करना है, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है, उनके मैनेजमेंट जो है उसका भी पास्ट एक्सपीरियंस देखना है, और उनकी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देख के फिर आपने डिसाइड करना है। और म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाना है ये मैं अभी बताऊंगा। अच्छा, कोई जो डायरेक्ट ट्रेड करता है इसके बारे में थोड़ा बता रखा है, भाई उसके पास सेविंग का खाता होना चाहिए, ट्रेडिंग का खाता होना चाहिए और डीमेट अकाउंट होना चाहिए। एक ध्यान रखिए भाई, डीमेट अकाउंट भी केवाईसी करनी पड़ेगी। यदि आपने डीमेट अकाउंट में केवाईसी नहीं की तो आपके स्टॉक्स एंड शेयर आप समय पर नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि यदि उनमें कमी रही तो आप बेच नहीं पाएंगे। तो आपने केवाईसी इसमें भी पूरी करनी है। स्टॉक मार्केट दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मार्केट होती है और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है जो आईपीओ आते हैं उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, जिसने पहली बार मार्केट में कदम रखा है, जिस कंपनी ने आईपीओ लेके आई है। और पहले जब हम आईपीओ लगाते थे ना, ड्राफ्ट बना के और उसको पैसा भेजते थे, कंपनी में जमा होता था, फिर ड्राफ्ट हमारे पास आता था। अब क्या सिस्टम कर दिया सेबी ने, पैसा आपके खाते में ही रहेगा। एस्बा अकाउंट बोलते हैं उसको, अकाउंट सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट, अस्बा। तो अकाउंट में ही रहेगा पैसा, उसके ऊपर लीन मार्क कर दिया जाएगा जब तक शेयर अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। प्रक्रिया पूरी होते ही या आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे या आपका पैसा रिफंड हो जाएगा और आपके खाते में से उस पर लीन मार्क हटा दिया जाएगा। तो आजकल पैसा ये ऐसा बता रखा है जो मैंने बता दिया आपको। और ये ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन यदि अपनी एप्लीकेशन लगानी हो यूपीआई से, ये एप्लीकेशन लग जाती है। सेकेंडरी मार्केट, जो हम स्टॉक मार्केट के शेयर मार्केट से खरीदते हैं, एनएससी से, बीएससी से, वो सेकेंडरी मार्केट बोली जाती है। जो शेयर्स मार्केट में आ गए और जिनकी सेल परचेज हो रही है वो सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं।
केवाईसी जरूर, जैसे मैंने कहा केवाईसी इसकी करनी है, और इनको आप केवाईसी ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये ऑर्डर देने वगैरह के तरीके बता रखे। एक प्रिकॉशन आपने रखनी, जो मैंने सेफ्टी बताया था भाई, सेफ्टी हमारे पैसे की कब होगी? जब हम रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के बगैर कहीं काम नहीं करेंगे तो हमारी सेफ्टी होगी। रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के आपने क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करने हैं, सेबी की रजिस्ट्रेशन देखनी है कि भाई ये वेदर इट इज रजिस्टर्ड विद सेबी और नॉट। सेबी से रजिस्टर्ड है तो वो आपकी सेफ्टी है, वरना आपका पैसा रिस्क में होगा। ये ट्रेडिंग के बारे में बता रखा है, मैं इसमें ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई आपने थोड़ा रेस्ट्रेंट रखना है, जब तक आपको नॉलेज ना हो आपने इसमें नहीं जाना। ये BSDA अकाउंट होता है एक डीमेट में, जो 2 लाख रुपए तक हम शेयर्स वगैरह कुछ इसमें रखते हैं तो ये BSDA अकाउंट माना जाता है, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। ये हमारे जन धन अकाउंट की तरह होता है, जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह। ये भाई इसमें चार्जेस कम लगेंगे और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी कम लगते हैं। ये तो थोड़े लेवल पर काम करता है, ये उनके लिए है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड आ गया भाई, जो बात हो रही थी। म्यूचुअल फंड में आपने पैसा क्यों डालना है, ये आगे है स्लाइड। एक तो भाई प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है म्यूचुअल फंड की, सभी के सभी जो है ना आदमी जो मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड्स को, वो प्रोफेशनली मैनेज होते हैं ना, प्रोफेशनली जो है ना वो क्वालिफाइड होते हैं। दूसरा, वो डाइवर्सिफिकेशन करके प्लान, मतलब आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लो कोई 20,000 रुपये का शेयर है, वो शेयर यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ सेव कर रहे हो या SIP डाल रहे हो तो 20,000 रुपये का शेयर जो है उसको आप ले नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो वही 20,000 रुपये का शेयर का भी हिस्सा आपको मिलेगा। वो हिस्सा चाहे थोड़ा ही हो लेकिन आपको उसका हिस्सा मिल जाएगा। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है इसमें। लिक्विडिटी होती है, जब आप चाहें यदि पहले दिन आदेश देंगे 12-1 बजे से पहले तो नेक्स्ट डे आपके खाते में पैसा आ जाता है। और सिंपल भी है और इसमें कहीं टैक्स बेनिफिट भी है। और नेक्स्ट जो है ये बता रखा है कि भाई ये पैसे कहाँ लगाते हैं, इक्विटी में लगाते हैं, डेब्ट स्कीम में लगाते हैं, और इन दोनों को मिला के हाइब्रिड बोलते हैं, उस जगह भी लगाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि भाई हमने डाइवर्सिफिकेशन करना है, जब आप पैसा डालोगे तो आपने यू हैव टू डिसाइड कि भाई हमने यदि कम रिस्क लेना है तो डेब्ट फंड में डालेंगे, यदि ज़्यादा रिस्क लेना है इक्विटी स्कीम में डालेंगे, और मीडियम रिस्क लेना तो हाइब्रिड स्कीम में डालेंगे, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ मिलेगी तो हमें रिस्क कम होगा, तो आपने फैसला लेने में आसानी होगी। तो वो आपने ब्लेंडिंग जो इसकी होती है नाम की, ये आ गया लेबलिंग, वो आपको ये बताते हैं जिस समय जिस फंड में आप डालोगे इस फंड का रिस्क लेवल क्या है, लो है, मीडियम है, हाई है, वेरी हाई है। तो आप उसके अनुसार भी थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई इसमें हमारे को कितना रिस्क है और बेनिफिट इसमें कितना हो सकता है। ये थोड़ा इंडिकेटिव है आपके लिए। जो हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं ना मंथली, उसको सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है, SIP। और बैंक में यदि हम हर मंथ पैसा डालते हैं उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। नाम में फर्क है, बात एक है, दोनों में मंथली पैसा जाता है। जो आप म्यूचुअल फंड में किस्त शुरू कर दी, आपने डिसिप्लिन होके इन्वेस्टमेंट करते रहना है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर नीचे के जो रेट मिलेंगे तो आप हर मंथ जो आपकी परचेज होगी तो आपकी परचेज की एवरेज प्राइस अच्छी हो जाएगी, वो आपको रिटर्न में बहुत अच्छा पे करेगी। और कभी आपने मार्केट को टाइम नहीं करना है कि मार्केट ऊपर होगी भाई अब मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट नीचे है अब ऊपर जाएगी, मार्केट बीच में है तो डिसाइड नहीं कर पाते। नहीं, आपने मार्केट को देखना ही नहीं। आपने जो मंथली SIP बनाई है आप SIP देते रहिए, उनका काम है। म्यूचुअल फंड वाले देखेंगे भाई इसके ऊपर क्या असर हो रहा है स्टॉक मार्केट पे, इन इवेंट्स का क्या और स्टॉक मार्केट का क्या असर है, उन्होंने शेयर खरीदना है बेचना है वो अपने आप डिसाइड करेंगे। आप जो उसमें शामिल हो गए उसके लिए सेबी ने फीस भी मुकर्रर की हुई है कि भाई आपके 100 रुपए में से कितने पैसे, 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 75 पैसे, 1 रुपया 60 पैसे, कितना मतलब जो है वो म्यूचुअल फंड उसके इनकम में डाल सकता है। मैंने बताया 1.75
रुपीज़ या 1.75% कह सकते हैं, इससे ज़्यादा वो आपसे शायद पैसे नहीं ले सकते। ये सेबी ने एक लिमिट फिक्स की हुई है। तो आप ये भी नहीं मान सकते कि भाई हमारा पैसा वो पता नहीं कितना इनकम में डाल लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर कैप लगी हुई है। ये कॉमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के बारे में बताते हैं, भैया आपको बताएं, लेकिन इसका फायदा उठा कौन सकता है? कॉमोडिटी मार्केट का मतलब ये है, इसमें हमारी कुछ फूड क्रॉप्स भी आती हैं, मेटल्स आते हैं, एनर्जी आती है, ये सेक्टर इसमें आते हैं, और इनकी सेल परचेज होती है एडवांस में। भाई आप मान लो सौदा जून का बेच रहे हो, आप जून का जुलाई का बेच रहे हो, आगे 3 महीने तक का सौदा जो है ना, आप इसमें 3 महीने का 6 महीने तक का सौदा आप इसमें कॉमोडिटी मार्केट में कर सकते हैं। लेकिन इसका कौन फायदा उठा सकता है? स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर या आम फार्मर नहीं उठा सकता। जो जिन फार्मर ने सोसाइटी बनाई हुई है, जिन फार्मर ने ट्रस्ट बना रखा है, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, जिनमें हजारों फार्मर है, भाई वो कई बार इस बात का फायदा उठा सकते हैं कि भाई 3 महीने बाद फसल आनी है, और 3 महीने बाद फसल जब आएगी तो रेट कम हो जाएगा, तो वो एडवांस बेच देते हैं इसमें। तो इस स्टॉक मार्केट का भी फायदा वो उठा सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, एक बात आपने ध्यान रखनी है, देखो पहले नंबर वाले रखा है, डोंट बोरो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। आपने उधार उठा के कभी भी पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है, म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना है। और ये पहले बता चुका हूं मैं, अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएरी कोई भी हो जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, आपने उनमें पैसा नहीं लगाना है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें लिखी हैं जो मैं बीच में आपको बताता रहता हूँ। किसी से अनऑथराइज ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। कई आदमी वो लेके बैठ जाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, भाई हम काम, आप 5,000 रुपये जमा कर दीजिए, बोल क्या खरीदना है क्या बेचना है। ऐसा काम कभी नहीं करना है। पॉन्जी स्कीमों से बचना है। ये पॉन्जी स्कीम ही हो जाती है, वो जो कहीं डब्बा लेके बैठ जाएगा ना, और वो कहेगा कि जी आप मेरे से डील कर सकते हो, तो उनमें आपने बच के रहना है। अब आ गया इंश्योरेंस का सेक्टर। इंश्योरेंस का सेक्टर जो है, ये हमारे को आने वाली तकलीफों से बचाने का काम करता है, और सभी चीज का तकरीबन इंश्योरेंस होता है। हमारी लाइफ का भी इंश्योरेंस होता है, हमारी बीमारी का भी इंश्योरेंस होता है, हमारी मोटर गाड़ी का, कार का इंश्योरेंस होता है, हमारे ड्यूरेबल का इंश्योरेंस होता है, हमारे जो भी मकान का इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी का है, इनका भी इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरेंस में जैसा मैंने शुरू में बताया था, आपने ध्यान रखना है कि टर्म इंश्योरेंस के ऊपर ध्यान देना है। टर्म इंश्योरेंस को कोई समझते होंगे सारे, मेरे ख्याल में कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए टर्म इंश्योरेंस को ज़्यादा बताने की बजाय मैं नाम ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और स्टार्ट की उम्र जो है 20 साल, 22 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल तक भी आपने लेना चाहिए। 40 साल के बाद थोड़ा सा ये महंगा होने लग जाता है, क्योंकि इसमें जो आप पैसा दोगे वो रिफंड नहीं होता, इन्वेस्टमेंट ही होती है, वो एक किस्म की पैसा लग जाता है और आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। एक और इसके अंदर फैक्टर होता है, आपकी आमदनी को आधार माना जाता है इसमें। आपकी आमदनी जो सालाना है उसके 15 से 20 गुना, कोई 12 गुना, कोई 18 गुना, कई कंपनियां 25 गुना भी दे देती हैं। मान लो आपकी 5 लाख की इनकम है साल की, तो उसका 20 गुना करोगे, 1 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस आपको 5-7 हज़ार रुपये में, 8 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। लेकिन हमारे भाई का ये क्या क्या करते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए लगाते हैं, और पॉलिसी कितनी होगी, 10 लाख रुपए की। भाई आप सभी समझते हैं, जो हमें एंडोमेंट पॉलिसी, जो मैं बात कर रहा हूँ, एंडोमेंट पॉलिसी होगी, होल लाइफ पॉलिसी होगी, उसमें हमें एक अलॉटमेंट देते हैं वो, कि जी आपको बाद में इतना पैसा मिल जाएगा। और भाई हमने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, हमें शुरुआत में ही मिल गया पैसा। मान लो हमने 1 लाख की पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी ली, तो 1 लाख रुपया हमें खर्चना पड़ गया। कवरेज हमारी कम हुई, और भाई उसमें यदि हमें 7-8 हज़ार रुपये ही खर्चना पड़ा, जो 1 लाख रुपए वो हमें कहते हैं 20 साल बाद मिलेगा, आपको ब्याज के साथ मिलेगा, 5% मिलेगा, इस पे 6 मिलेगा, भाई वो उसी समय हमने शुरू में ही मिल गया। हमने 8 हज़ार रुपये खर्च, 92,000 तो हमारे उसी दिन बच गए। तो आप ये कोशिश करिए कि भाई आप ये एंडोमेंट और होल लाइफ की बजाय टर्म इंश्योरेंस को प्रेफर कीजिए। लाइफ इंश्योरेंस होल लाइफ वाली जैसे मैंने बता दिया। इसके अलावा यूलिप भी होती है, इसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड है ये, तो कई बार हम इनकम टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए यूलिप भी लेते हैं।
मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होता है। देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, उसका किसी के पास अपनी गाड़ी है, मान लो अपने पास, उस पर हम 8, 10, 15 हज़ार रुपए खर्चते हैं और उसका बीमा लेते हैं। गाड़ी का बीमा हम लेते हैं, हमारे ऊपर बंधन है, सरकार हमें बाहर निकलेंगे, इंश्योरेंस नहीं होगा, चालान काट लेंगे। तो क्या हुआ, 10,000 रुपये खर्चे, 15,000 खर्चे, वैल्यू कितनी कवर हुई, वैल्यू कवर हुई मान लो 5 लाख की, क्योंकि जो वैल्यू होगी उसकी कार की, 10 लाख की आपने कार ली, 4 साल पुरानी होगी, 50% बाजेगी वो, तो 50% वैल्यू, 50% कवर हुई, और हमने पैसे लगा दिए 15,000 रुपये। 15,000 रुपये यदि हम हमारी लाइफ पर लगाते तो हो सकता है हमारे को 1.5-2 करोड़ का बीमा मिल जाए, वो टर्म इंश्योरेंस। लेकिन क्योंकि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए हम टर्म इंश्योरेंस नहीं करवाते। तो थोड़ा सा ये मैं क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये बताया है कि भाई आपने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे अपने जो सिक्योरिटी है वो भी हमें देखनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पॉलिसी जिसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट सेवा में नहीं है, मैंने पहले भी बताया, उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। ये भी 5-10 हज़ार रुपये में, 4-5 लाख रुपए की आपकी एज में मिल जाएगी, 7-8 हज़ार रुपये में, 9-10 लाख रुपए तक भी मिल जाएगी। और डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में आपका फ्री इलाज होगा। तो आप इसका भी देख, ट्रैवल में जाते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस भी करवाइए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी होता है। और यदि कोई इनमें कमी आती है तो आप IRDA से संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का वहां समाधान हो जाएगा। अब आ गया पेंशन, रिटायरमेंट एंड स्टेट। पेंशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा भैया आपको। ये नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन, हाँ नेशनल पेंशन सिस्टम है ये। इसका मेंबर बनना पड़ता है आजकल। पहले तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता था उसको सरकार पेंशन देती थी, लेकिन 2008 या 7-8 की साल है कोई, किसी स्टेट ने 6 में कर दिया, किसी ने 8 में कराया, किसी ने 9 में किया, पेंशन सरकार ने देनी बंद कर दी। हमने अपने आप कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और उसके लिए हमें परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है, प्राण। तो हमें वो प्राण, यदि हम हमारी एम्प्लॉयमेंट चेंज करते हैं तब भी काम करता है, तो उस प्राण से जो नंबर मिल जाए आपको, और चाहे आप नौकरी चेंज करते रहें, उसमें आपके पैसे जमा होते रहेंगे। 18 से 60 साल के बीच में आपने जमा करवाने हैं, और जो ही आप 18-60 साल के होंगे तो आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके मेंबर आपने खुद बनना है। लेकिन एम्प्लॉयर भी आपको, जब आप कहीं एम्प्लॉय होंगे तो एम्प्लॉयर भी आपको इसका मेंबर बनाएगा। स्टेट प्लानिंग, इसमें एक ध्यान देने की बात यह है कि भाई हम कई बार शहरों में तो फिर भी कुछ जागरूक जनता है हमारी, गांव में हम विल वगैरह नहीं बनाते। ये आप ध्यान दीजिए कि विल आदमी की जरूर होनी चाहिए, उसका बहुत बेनिफिट है। यदि विल होगी तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगी, और विल नहीं होगी तो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में समय भी लगेगा, और उसमें दिक्कत भी बहुत आएंगी। हो सकता है वो कोर्ट जाना पड़े, कोर्ट शायद हो सकता है 4 साल फैसला ना करे, तो आपकी चीजें रुक जाएंगी सारी। विल होनी चाहिए। विल की रिक्वायरमेंट क्या है, विल की रिक्वायरमेंट भाई रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड के अलावा विटनेस भी होनी चाहिए डेफिनेटली। और विटनेस होगी तो आपकी विल जो है रजिस्टर्ड होगी, तो आपकी विल ठीक रहेगी, और आपको जो प्रॉपर्टी है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगी, उसमें दिक्कत कम आएगी। नॉमिनेशन, बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट। नॉमिनेशन भाई आप जरूर करवा के रखिए। नॉमिनेशन नहीं करवाएंगे, भगवान किसी के साथ ऐसा न करे, यदि किसी के साथ कोई घटना घट गई तो भाई वो जो आपके शेयर्स हैं, जो आपका पैसा है, वो लिटिगेशन में आ जाएगा। और लिटिगेशन में आने के क्या खराबी होगी, आपको पैसा हो सकता है वो आपने कोर्ट जाना पड़े, उसमें समय लग जाए, आपके काम क्या आएगा, वो वैसे अननेसेसरी पड़ा रहेगा। तो भाई आप नॉमिनेशन, विल, इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। पावर ऑफ अटॉर्नी, कई बार हम प्रेजेंट नहीं होने पाते तो पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं किसी काम के लिए, ध्यान रखिए। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आप ना दीजिए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बजाय स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी दीजिए किसी स्पेशल काम के लिए, यदि देनी ही पड़े। और जब स्पेशल काम के लिए दोगे तो वो काम हुआ और वो पावर ऑफ अटॉर्नी का काम पूरा फिर इफेक्टिव नहीं रहेगी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का ये होता है कि भाई वो हर समय एक्टिव रहती है, तो आपने स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी देनी चाहिए। बोरोइंग, कई बार हमें लोन भी लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये रिक्वायरमेंट बता रखी क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए।
भाई आधार कार्ड आजकल मेन हो गया है, अपने रेजिडेंस का प्रूफ हो गया है, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, सैलरी स्लिप मांगते हैं, फोटो मांगते हैं। यदि ये चीज़ें आपके पास हैं तो आपको लोन लेने में सुविधा होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ लोन है, पर्सनल लोन मिल सकता है, व्हीकल का लोन मिल सकता है, और सबसे जरूरी स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन मिल सकता है। जब आप अर्निंग एंड हो जाएंगे, गोल्ड लोन ले सकते हैं, हाउस लोन ले सकते हैं, और यदि हम फार्मिंग फैमिली से रिलेट करते हैं तो भाई किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में एग्रीकल्चर लोन भी ले सकते हैं। हमारी डेली की ज़रूरत का चीज़ की भी हम लोन ले सकते हैं, तो ये लोन अवेलेबल होते हैं, और वो रिक्वायरमेंट मैंने बताई दी। और ये सिबिल के बारे में बताया, भाई मैंने जैसे पहले बताया था, आपने हरगिज भी सिबिल में नाम नहीं आने देना है। यदि किसी भाई को कहीं बैंक में दिक्कत आ गई और दिक्कत के कारण उसका खाता रेगुलर नहीं रहता, तो यदि खाता रेगुलर नहीं रहता आपका, तो आप बैंक मैनेजर से संपर्क कीजिए। बैंक मैनेजर से आप संपर्क करेंगे तो आपकी जो दिक्कत आपने जो लिख के दी है, यदि वो जायज़ हुई, वाजिब हुई, तो भाई जो किस्त आपकी ड्यू बनती है और आप जमा नहीं कर पा रहे, उसको वो रीशेड्यूल कर देगा, और रीशेड्यूल के बाद आपका खाता रेगुलर माना जाएगा। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। तो डेट ट्रैप में आपने नहीं फंसना है। ये गवर्नमेंट स्कीम है कुछ, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये गर्ल चाइल्ड के लिए है, और ये बर्थ से लेके इसका खाता खुल जाता है। 10 साल से नीचे हो तो गार्डियनशिप में, 10 साल से ऊपर हो तो सेल्फ अकाउंट खुलवा सकता है बच्चा। और भाई ये 80C में भी इसकी बेनिफिट होता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, जिसको जीरो बैलेंस अकाउंट बोलते हैं, ये उसके बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना, हम जीरो अकाउंट से अकाउंट खुलवा सकते हैं। सुरक्षा बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, 18 से 70 साल के बीच का कोई भी हमारा भाई बहन साथी 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलता है इसमें, और साल के सिर्फ 12 रुपए लगते हैं। सभी इसके एलिजिबल हैं जो इस एज बैंड के बीच में आते हैं। तो ये, और बैंक में ये सुविधा उपलब्ध है, और कहीं नहीं है ये। बैंक में जो अकाउंट आपका है, किसी भी बैंक में हो, आप अपने डिटेल भर के दीजिए बैंक मैनेजर को, और आपका कवरेज मिल जाएगा आपको। 18 से 70 के बीच में आप होने चाहिए। एक्सीडेंटल 2 लाख रुपए का बीमा है ये। नेक्स्ट है जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें भी 2 लाख रुपए का बीमा है, लेकिन ये लाइफ का बीमा है। वो एक्सीडेंटल था, ये लाइफ का बीमा है। इसमें उम्र है 18 से 50 साल के बीच का कोई भी साथी भाई बहन वो करवा सकता है। ये भी बैंक में होगा, आपका जहां पर खाता होगा उसी बैंक में ये होगा। और इन दोनों खातों में एक ध्यान ये रखना है कि भाई मई या जून में आपको बता दिया जाएगा भाई मई में पैसा रखना है या जून में। आप ये पैसा जमा रखिए। 330 रुपए इसमें लगते हैं, 12 उसमें लगते हैं, 342 रुपए टोटल लगते हैं साल के, और दोनों बीमे ये आपके कवरेज हो जाएगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान कार्ड भी बोलते हैं, तो ये आयुष्मान जो योजना है, इसमें जो गरीब फैमिली से रिलेटेड परिवार हैं, उनका एक रजिस्टर बना हुआ है गांव के लेवल पे, और उस रजिस्टर में जिस परिवार का नाम होगा उसको ये कार्ड मिलेगा। और 5 लाख रुपए तक की कार्ड ये फ्री मिलेगा, और 5 लाख रुपए तक का उसमें मेडिकल इंश्योरेंस होता है। 5 लाख रुपए तक यदि कहीं लगेंगे साल में, तो मेडिकली आपको फ्री इलाज मिलेगा, और वो हॉस्पिटल सरकार से क्लेम करेगा। फसल बीमा योजना, कोई किसान संबंधित परिवार है तो फसल बीमा, फसल की जो अनसर्टनिटी है उसके लिए फसल बीमा योजना होता है। अनसर्टनिटी इन द मीन के भाई कहीं ओला पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो ये आपको काम करेगा। नेक्स्ट है, जब आप कोई अर्निंग एंड होते हैं तो भाई PPF का खाता आप खोल सकते हैं। PPF के खाते के ये सबसे सेफ खाता है, अटैचमेंट भी नहीं होता इसका कहीं, NSC वगैरह के द्वारा कर सकते हो। और आगे है एजुकेशन। मैं इसमें एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको। इसका एक साइट क्रिएट किया हुआ है सरकार ने, vidyalakshmi.co.in, vidyalakshmi.co.in। आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे
तो बैंक अपने आप आपके पास आएगा रजिस्टर करने के बाद, और आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको एजुकेशन लोन उपलब्ध करवा देगा। तो आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं और आपको फिर एजुकेशन लोन मिलने में सुविधा होगी। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है भाई, जो इसमें सरकार ने एक प्रोविजन किया हुआ है कि वो इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, तो इसमें ब्याज कम हो जाता है। मान लो 7-8% तो वही लगाता है सरकार ही, बैंक ही लगाते हैं, और फिर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब जो है ना योजना है, लेकिन ये वीकर सेक्शन के लिए है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये एंटरप्रेन्योर की बात है भाई। ये जो एंटरप्रेन्योर, न्यू एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इसमें 3 कैटेगरी सरकार ने बनाई हुई है। और ये मुद्रा योजना जो है, ये इजी टर्म्स के ऊपर न्यू एंटरप्रेन्योर को ये ऋण उपलब्ध करवाती हैं। इसकी 3 है कैटेगरी, एक तो शिशु, एक किशोर, एक तरुण। ये नाम दे रखे हैं। शिशु कौन सी है? जो 50,000 रुपए तक का कोई ऋण लेता है तो उसको नाम दिया गया शिशु। जो 50,000 से 5 लाख तक का करता है उसको दिया गया है किशोर, और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक कोई लेता है एंटरप्रेन्योर तो उसको नाम दिया गया तरुण। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई है। ये जो हमारे कोई भी भाई, कोई शॉपकीपर है, कोई सर्विस सेक्टर में दुकान कर रहा है, कोई स्मॉल बिजनेस की काम कर रहा है, कोई प्रोप्राइटरशिप में कर रहा है, कोई वेजिटेबल वेंडर का काम कर रहा है, कोई ट्रक ऑपरेटर का काम कर रहा है, कोई फूड सर्विस का काम कर रहा है, कोई रिपेयर शॉप कर रहा है, कोई मशीन का कर रहा है। तो डिफरेंट तरह के जो छोटे मोटे जो काम करते हैं उनके लिए ये 3 योजनाएं न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए लाई गई है सरकार के द्वारा। एक स्टैंड अप इंडिया, ये भी न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए लाई गई है। इसमें SC ST और वुमेन को कवर किया गया है। तो आप ये इस योजना का भी फायदा उठा सकते हैं। जो न्यू एंटरप्रेन्योर हैं वो इसका भी फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है भाई पॉन्जी स्कीम्स, जो मैंने बताया था, जो लोग हमारे को धोखा देते हैं, जो हमारे को अल्योरमेंट देते हैं, कई बार हमारे रिलेटिव होते हैं जो इनके पार्ट बन जाते हैं, तो ये बहका के पैसे ले जाते हैं हमारे को। ये गलत जो है ना, आप ये कह सकते हैं आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन होता है वो। प्रोमिजिंग जो आश्वासन होता है वो पूरा नहीं हो सकता। फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में ये आती हैं। इनको पॉन्जी स्कीम कहते हैं। इनकी प्रकार बता सकता हूँ मैं। सहारा वालों ने किया, उसके बाद पर्ल वालों ने किया, ग्रीन फॉरेस्ट वालों ने किया। ये कौन थे? ये सभी अनरजिस्टर्ड आदमी थे। अनरजिस्टर्ड कैसे थे? ये हमारे को बरगला देते हैं। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में फर्क होता है। फर्म को रजिस्टर्ड करवाना रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो तो फर्म की रजिस्ट्रेशन थी। रजिस्ट्रेशन करवाना होता है काम की, जो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसको अच्छी तरह समझेंगे कि जो काम करना है उसकी रजिस्ट्रेशन इनके पास नहीं थी, और इन्होंने उसके बगैर काम किया, लोगों को बीच में लिया, अपने नजदीकियों को बीच में लिया, और हमारे जैसे ने खूब पैसा दिया, और वो पैसा सबका डूब गया भाई। अभी तक कोई हिसाब मतलब जो है सहारा का नहीं हो पाया है, ना ग्रीन फॉरेस्ट का, ना पर्ल का, और इसमें असंख्य नाम है। आपने इनसे बच के रहना है। जो आपके नजदीक आता है उसको भी थोड़ी सी बताइए कि भाई बच के रहे, इनमें कहीं हम इन्वॉल्व ना हो। और इसके अलावा भी बहुत कुछ मतलब आता है हमारे पास। कई बार हमारे पास आएगा कि जी मैं फलां बैंक से बोल रहा हूँ, आपका डेबिट कार्ड जो है ना वो इनएक्टिव हो गया है, आप कृपा करके उसका नंबर बताइए। नंबर बता देंगे, उसके पीछे 3 नंबर लिखे हुए हैं CVV, वो बताइए। आपने दोनों नंबर दे दिए, थोड़ी देर बाद कहेंगे आपके मोबाइल में एक OTP आया है जी, वो बताइए। अब जिन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए उनको तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता है, वो तो नहीं बताएगा। लेकिन हमारी तो पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब इससे अनभिज्ञ है कि भाई ये 3 नंबर किसी यूज भी होते हैं कि नहीं होते हैं, वो बता देंगे। और वो OTP भी यदि पूछेगा ना तो उसको वो मतलब एक ज्ञानी आदमी मानेंगे, यार इसको बड़ा पता है, इसको ये भी पता है OTP भी आता है, क्योंकि उन्होंने कभी यूज नहीं किया OTP का, उनको खुद तो पता नहीं, इसलिए वो दूसरे के प्रमाणे में आ जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए
कई बार कहेंगे हमें टावर लगवाना हो, आपने इतने पैसे फलाना खाते में जमा कर दीजिए। कई बार नौकरी की ऑफर देंगे, आप उस खाते में ये जमा कर दीजिए। कई बार आपको कहेंगे 5,000 पाउंड की लॉटरी निकल आई, आप इतने पैसे जमा करवा दीजिए, ये फॉर्मेलिटी है, ये टैक्स के हैं। भाई किसी को ऐसे बगैर कहीं इनिशिएशन के और बगैर मेहनत के पैसा नहीं मिलता। आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है, दूर रहना है। जो आपके संपर्क में आए उनको भी बताना है कि भाई आप इनके बहकावे में ना आए, ये रिलेशन को बेचते हैं, ये बता दें आपको। और ऐसे रिलेशन यूज करते हैं कि भाई उनसे आदमी मना नहीं कर पाता, तो इसलिए आप इनसे बच के रहिए। और भाई कोई कंप्लेंट आपकी हो जाती है, किसी कंपनी की कंप्लेंट है, तो सेबी ने और जो इस तरह की जो ये अनरजिस्टर्ड जो एडवाइजर हैं उनकी कंप्लेंट है, तो आप एक स्कोर जो है ना साइट बनाई हुई है सेबी ने उसके ऊपर जाके आप इसको स्कोर पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं आपकी कंप्लेंट को, आपकी कंप्लेंट के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। तो आपका ये कि रिड्रेसल सिस्टम है। आगे है ये बता रखा है भाई ऑनलाइन मोबाइल पर आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्रेसल अबाउट सिक्योरिटी मार्केट। भाई सिक्योरिटी मार्केट में भी कोई गलती किसी की हुई है तो वो भी आपने सेबी को ही रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और सेबी का जैसे मैंने बताया ये साइट इस पर भी लिख रखी है scores.government.in। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए भाई, जब भी आप कोई साइट खोलते हैं तो इस साइट खोलते हुए एक बात का ध्यान देना आपने, अकेला जो है ना HTTP से साइट नहीं खोलनी आपने। आपने साइट खोलनी है हमारी सुरक्षा के लिए HTTPS लगाना है। और जब आप एस लगाओगे तो आपकी सिक्योर्ड साइट खुलेगी। और अकेली HTTP खोल लोगे तो भाई उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, आपका डाटा भी चोरी हो सकता है और आपका जो आप किसी से बात कर रहे हो सकता है वो कहीं और टेलीफोन में। ग्रीवेंस रिड्रेसल अबाउट बैंकिंग। बैंकिंग में पहले आपने मैनेजर से संपर्क करना है। मैनेजर से यदि आपकी समाधान नहीं हुआ तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, ये स्टेट वाइज है, बैंकिंग ओम्बड्समैन को आपने कंप्लेंट करनी चाहिए, उसके संज्ञान में लानी चाहिए। और कंप्लेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। आपने अपनी चीज़ यदि कोई रिड्रेस नहीं करता तो भाई ऊपर आपने जाना पड़ेगा, बतानी पड़ेगी, इसमें हिचकना नहीं है। आप अपनी चीज़ बताइए ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपका पैसा सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री से कहीं कोई कंप्लेंट है तो IRDA को बताइए भाई। पेंशन से संबंधित है PFRDA को बताइए, पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट पेंशन रेगुलेटरी फंड है उसको बताइए ताकि आपका समाधान हो जाए। और इसके बाद भाई देखो इनके टोल फ्री नंबर भी हैं, आप टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपने पैसे की प्लानिंग भी करनी है, सेफ्टी भी रखनी है। इसके अलावा प्लानिंग के साथ साथ हमने अपने बुढ़ापे के लिए अपना जैसे बताया कि भाई सेविंग करके रखो। और जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका आपने रिव्यू करते हुए उसको संभाल के रखना है। मैं जो कवर करना चाहता था मैंने कोशिश की कि भाई मैं उसको सरल तरीके से कवर करूं। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो अभी कम रही, अभी तक 15-16 ही रिपोर्ट कर पाए हैं। मेरी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा सा आप अपने साथियों को नज़दीक जो आपके कुलीग्स हैं कृपया जोड़िए इससे। हमारी रिक्वायरमेंट है 50-55 आदमियों की। सर ने तो बोला था कि भाई हमारे शायद 50-50 के 2 ग्रुप हैं, लेकिन अभी तक जो है ना इसमें लिंक कुछ आदमी कम ही कर पाए हैं। एक बार प्लीज़ आप जितने भी हैं कृपा करके आप वही प्लीज़ वो अपना कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए प्लीज़ एक बार। मैं इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करूंगा, तो एक बार कैमरा ऑन करिए दिखा हाजिरी न, थोड़ा हम स्क्रीन शॉट ले लें। सभी कृपा करके सभी आपका कैमरा ऑन कीजिए। अभी कैमरा ऑन नहीं हुआ भाई। हाँ करिए प्लीज। ममता, अंशुल,
गुरमेल का है नहीं, गुरमेल और कौन से आगे, राकेश, नाम नहीं याद है। क्वेश्चन आंसर में लगा मैं ना हाजिरी नहीं हो। भाई कृपा करके आप अपने कैमरा ऑन करिए भाई, थोड़ा सा प्लीज कैमरा ऑन करिए। और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने थोड़ा सा कुलीग को भाई एक एक दो दो करो टेलीफोन, यार जुड़ जाए। सर उनका ज्वाइन नहीं हो रहा था। जी सर स्टूडेंट का ज्वाइन नहीं हो रहा था, मैंने कहा था, आवाज नहीं आई होगी आपको। ना, आवाज बीच में नहीं आई भाई, म्यूट कर रखा हुआ। मैंने नहीं तो कहा ज्वाइन था तो सर, आप कर रहे तो ज्वाइन तो होना चाहिए। पता नहीं सर, वो कह रहे ज्वाइन नहीं हो रहा था। आप सभी से रिक्वेस्ट है तो अपने कैमरे ऑन कीजिए प्लीज। All the students are requested to switch on their videos. इन द मेन टाइम भाई मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि कुछ फ्रूटफुल सेशन था, अच्छी चीजें लगी आपको? यस सर। यस सर। क्योंकि इसमें जो बातें बताई हैं ये अपने स्फीयर की चारों तरफ छोटी छोटी बातें हैं जो हम नेग्लेक्ट करते हैं कई बार, वो चीज़ें मैंने बताई थी। क्वेश्चन आंसर से पहले मैं एक बार आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, डॉक्टर साहब का, वाइस चांसलर साहब का, मैं सभी का हृदय से आभार करना चाहूँगा कि आपके साथ मीटिंग का करने का, बात करने का हमें मौका मिला और मैं अपनी बातें सभी की तरफ से शेयर कर पाया, और इस उम्मीद के साथ भी कि भाई आपको ये आपके जीवन में बहुत फ़ायदा देंगी। मैं इसमें एडमिट करने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा कि भाई हमने भी सेवा की और हम जो है ना 2-2 लाख की, 3-3 लाख की इंश्योरेंस की पॉलिसी लेके रिटायर हो गए। भगवान की दया है कि भाई हम से सुरक्षित रहे, लेकिन अपनी एक्सीडेंसी को कवर करने के लिए हमें मैक्सिमम कवरेज रखनी चाहिए, जो कि हमारे लेवल पे हमें नहीं पता थी। तो आप सभी को यदि जिस तरह मान लो इस सेशन के द्वारा ये नॉलेज हो जाती है तो आपको बेनिफिट होगा कि भाई आप समय पर अपने आप को कवर कर पाएंगे, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे, इसका ये बेनिफिट होगा। तो एक बार फिर मैं सभी का धन्यवाद करूँगा, डॉक्टर कुंडू साहब का भी करूँगा मैं। और अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है उसके लिए आप कोई चीज़ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, कोई आपके मन में क्वेरी है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं आप, तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई उसका जवाब दूँ और आपको संतोषजनक जवाब दूँ, मेरी कोशिश होगी। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैंने काफ़ी सिंपल भाषा में और अपनी भाषा में मैंने आपको रूबरू होने की कोशिश की है। किसी का कोई भी Ashima, you should ask the question. Ashima, पूछिए भाई, कोई है सवाल किसी का? आवाज नहीं आ रही। हेलो, बोल तो रहे आवाज मेरे ख्याल में देख। Priya Singla, you are not audible. सर गुड आफ्टरनून सर। Yes, now you are हाँ अब audible. आई, Please अब ask. आई। सर आपने एक बात कही थी कि हमें कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है फोन में तो हमें जी, ऑथेंटिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो सर ऑथेंटिक है। तो वो कहाँ से ऑथेंटिक हो सकती है, ये हमें कैसे पता वो चलेगा सर? कंसर्न ऑफिस है, जैसे मान लो आपने पंजाब नेशनल बैंक का करना है, आपने स्टेट बैंक की करनी है कोई ऑथेंटिक साइट, तो ऑथेंटिक साइट आप हर समय एडवर्टीजमेंट भी में भी आती है, आप उसकी साइट डाउनलोड करोगे, मतलब उसके जो भी, जैसे आप यूनिवर्सिटी से संबंधित है तो आप यूनिवर्सिटी की साइट यदि डाउनलोड करोगे
तो यदि ये ऑथेंटिक साइट, यूनिवर्सिटी की भी साइट, मतलब आपने ये ध्यान रखना कि भाई वो ऑथेंटिक है या किसी और के द्वारा खुली हुई है। तो आप स्टेट बैंक की साइट करोगे तो वहां पर आपको ऑथेंटिक ऐप पता लग जाएगा कि हमारा ऐप कौन सा है, पीएनबी का ऐप कौन सा है और यूनिवर्सिटी का ऐप कौन सा है। क्योंकि आप शायद सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो हमें कहीं मोबाइल पर कोई मैसेज आता है उसके ऊपर आप विश्वास मत कीजिए। मोबाइल ऐप, मोबाइल पर आती है या हमारे को कई बार इन्फॉर्मेशन, आप इस ऐप पर जाइए, आपको ये फायदा होगा। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? यस सर। हाँ, जो मोबाइल के ऊपर हमारे को भरमाने वाली ऐड आती हैं उनको आपने ध्यान रखना है, उनसे आपने सचेत रहना है। ओके सर, थैंक यू और सर। जिसकी ऑथेंटिक ऐप होगी ना, वो आपको बार बार नहीं कहता, ऑथेंटिक ऐप आपको मतलब किसी जगह से मिलेगी। और ज्यादा वो नहीं करते कि भाई आप हमारी ऑथेंटिक ऐप, आप यहाँ संपर्क कीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन वही बात है कि ये ज्ञान की बात, संज्ञान की बात है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ओके नेक्स्ट कोई क्वेरी? सर म्यूचुअल फंड के बारे में बताओगे थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल बताऊंगा, पूछोगे क्या चीज पूछूंगी? सर ये क्या होता है और इसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं सर? भाई म्यूचुअल फंड देखो, मैंने बताया इसकी कई कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड की, मैंने इसमें मेंशन भी किए हैं पहले। भाई स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है। ये एक्चुअली में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं ना, तो वो अपनी एक कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी का उद्देश्य जो वो लेते हैं, सेबी पे जो रजिस्टर्ड करवाते हैं, वो ये एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्योंकि ये शेयर जो ये एसेट्स है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में ये रजिस्टर्ड करवाते हैं और फिर रजिस्टर्ड करवा के ये अपने फंड्स बनाते हैं। और सेबी की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप कौन सा फंड किस कैटेगरी का किस हिसाब से बना सकते हो। तो ये फंड्स की क्रिएशन करके फिर उनका नाम रखते हैं ये कि भाई ये स्मॉल कैप फंड है, ये मिड कैप फंड है, ये लार्ज कैप फंड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये मेडिकल का फंड है, ये रियल एस्टेट का फंड है। मतलब फिर ये अलग अलग नाम देते हैं और नाम से आपको ये समझ आ जाना चाहिए। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि भाई ये मेडिकल फंड है, मेड फंड, मेडी फंड, तो वो मेडिकल वाली जो फर्में हैं, दवाइयों की फर्म है, ये उनका फंड है। बैंकिंग सेक्टर का फंड है जिसमें बैंक के शेयर होंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड होंगे। और जो उसके बाद दूसरी कैटेगरी कौन सी आएगी, उनकी मार्केट कैपिटल के हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड होते हैं। भाई उसके अंदर यदि मार्केट कैप थोड़ी है, स्मॉल कैप हो गया, मार्केट कैप मीडियम है तो मिड कैप फंड हो गया, और लार्ज कैप है तो वो लार्ज कैप फंड हो गया। तो ये अलग अलग हैं, ये डाइवर्सिफिकेशन के मतलब उद्देश्य के हिसाब से अलग अलग बनाए हुए हैं। और ये जो फर्म बनती है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, ये फिर उनको उस पैसा अप्रिसिएशन करने के उद्देश्य से ये फंड बनाते हैं और फिर आपसे पैसा मतलब कलेक्ट करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर इनको पैसा देते हैं मंथली। आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत में तकरीबन 1 लाख करोड़ पर मंथ SIP के तौर पर इन म्यूचुअल फंडों के पास जाता है। 1 लाख करोड़, 8 से 10,000 करोड़ रुपए पर मंथ SIP हमारे इंडिया में इन म्यूचुअल फंड के पास जाता है। तो फिर ये स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं। भाई मान लो 10,000 करोड़ किसी पे इकट्ठे हो गए तो वो कहाँ लेके जाएगा, वो लगाएगा स्टॉक मार्केट में ही। जो स्टॉक मार्केट में 10,000 करोड़ लगेंगे तो स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव होगी, और जब निकलेंगे तो थोड़ा बहुत उसका असर भी पड़ेगा। और ये जो वॉलेटिलिटी बोलते हैं हर रोज और मंथली वीकली, तो उसमें वॉलेटिलिटी रहती है। बेचते हैं तो कम हो जाते हैं, खरीदते हैं तो ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा और बताइए भाई, इसमें कुछ और पूछना हो म्यूचुअल फंड में, और कुछ आपके मन में क्या है? मतलब मैं तो ये बता दी थोड़ी सी। सर मैं पूछना चाहता हूँ भी कई बार मैंने सुना है भी आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर के नाम से जाने जाते हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें यूनिट्स देते हैं। सर इनमें डिफरेंस क्या है वैसे? इसमें पता क्या डिफरेंस है भाई, जब हमने डायरेक्ट शेयर खरीद लिया तो शेयर ही खरीद लिया हमने, नाम आ ही गया उसका, ठीक है ना। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में खरीदोगे उसकी यूनिट मिलेगी। आप जब म्यूचुअल फंड में आप एक कोई भी म्यूचुअल फंड का नाम डालिए इसके अंदर साइट पे, वो म्यूचुअल फंड का नाम आ जाएगा। उसके अंदर जब आप घुसोगे ना तो म्यूचुअल फंड ये भी बताएगा कि भाई हमने किस किस सेक्टर में कितने % पैसा लगा रखा है, पहले तो ये बताएगा।
सेक्टर बता देगा वो, बैंक सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, इंफ्रा सेक्टर है, इसके कौन से, फिर वो उन सेक्टर में परसेंटेज के बाद शेयर बताएगा वो कि मैंने बैंकिंग सेक्टर में कौन से बैंक का शेयर ले रखा है। तो उसने यदि 20 शेयर ले रखे हैं, वो 20 के 20 नाम बताएगा आपको, वो फंड नाम बताएगा आपको 20 के 20 शेयर। तो उसके अंदर जो सम टोटल होता है ना उनका, उस सम टोटल को यूनिट में डिवाइड करते हैं और फिर उसकी वैल्यू निकलती है, और जो वैल्यू उसकी निकलती है उसके ऊपर आपको पेमेंट भी उसी बेस पे होती है और आपको अलॉटमेंट भी उसी बेस पे होती है। यूनिट का समझ में आया? यस सर, यस। सम टोटल को डिवाइड करके यूनिट बनाते हैं, ठीक है ना? सर सम टोटल को किससे डिवाइड करना है? सम टोटल भाई मान लो जिस तरह एक फंड जो है ना वो 10,000 करोड़ का है, ठीक है ना, 10,000 करोड़ का है। यस सर। लेकिन उन्होंने शुरुआत जब की, एक यूनिट 10 रुपए की वैल्यू रखी। आज कोई भी, मतलब हमने फर्म शुरू करी, उसकी वैल्यू रख ली हमने 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए में आपको एक यूनिट मिलेगी आज के दिन। एक साल के बाद आपने वो 10 रुपए किसी फर्म में लगाए, म्यूचुअल फंड तो शेयर खरीदेगा ना, फिर कहीं ना कहीं से शेयर खरीदेगा, बॉन्ड खरीदेगा, जो भी खरीदेगा, म्यूचुअल फंड पैसा लगा के वो चीज खरीदेगा, और वो 10 रुपए आफ्टर 1 ईयर जहां पर उसने लगाए हैं, और फिर उसकी वैल्यू, मान लो शेयर उसने खरीदा कोई 15 रुपए का, और वो आफ्टर 1 ईयर यदि वो 30 रुपए का शेयर हो गया, तो आपकी यूनिट जो है वो 10 रुपए की जो वैल्यू थी वो 20 रुपए की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसकी वैल्यू डबल होगी ना उसके प्रोडक्ट की। यस सर, यस। तो आपने साल पहले वो 10 रुपए में मिल रहा था, साल के बाद वो 20 रुपए में मिलेगा, और 6 महीने के बाद हो सकता है वो 30 रुपए में मिले। तो उसकी ये यूनिट की वैल्यू जो है ना इस तरह बढ़ती जाती है, क्योंकि जो वो चीज खरीदता है फिर उसकी खरीद की वैल्यू का ऊपर तो वो खरीदी जाती है, और जो ही उसकी नेट एसेट्स वैल्यू बढ़ती जाती है तो उस नेट एसेट्स वैल्यू को हम टोटल करेंगे और फिर यूनिट के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो उसकी एनएवी आ जाती है, नेट एसेट्स वैल्यू बोलते हैं। सिस्टम इसका ज्यादा पेचीदगा नहीं है, लेकिन अपने को समझने की जरूरत नहीं है। अपने को समझना ये है कि भाई हमने म्यूचुअल फंड में पैसा यूनिट में लगाना चाहिए, ये है। ओके सर, थैंक यू। और कोई सवाल, क्वेरी किसी की? सर धन्यवाद करें। हेलो हाँ जी बोलिए सर। सर, ये लोड साइज के बारे में बताइए थोड़ा। लोट साइज भाई ऐसा है, सेबी जो फ्यूचर में काम करते हैं ना लोग, या फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं जिसको, उसमें सेबी ने एक पैमाना बनाया हुआ है कि भाई जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करेगा उसको तकरीबन जो चीज वो लेना चाहता है तकरीबन वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख से भी फैसला करता है ये कि भाई एक लोट 5 लाख रुपए का होगा। तो उस 5 लाख रुपए में मान लो 500 रुपए का कोई रेट, मतलब किसी शेयर का रेट है, तो 5 लाख रुपए में 500 रुपए वाले शेयर कितने आएंगे? 1000 आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे ना। हाँ जी सर। तो वो 1000 का एक लोट हो गया। आप जब भी खरीदोगे, यदि फ्यूचर में आपने वो शेयर खरीदा, तो वो 1000 एक बार आएंगे, उसके 5 नहीं आएंगे, 1000 ही खरीदे जाएंगे वो। और यदि उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो 1000 ही बिकेंगे। उसकी 5 रुपए वैल्यू बढ़ गई तो आपको 5000 रुपए बन गए, 5 रुपए घट गई तो आपको 5000 लग गए। तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये यूज होता है। और जितना साइज से भी रखती है कि भाई फ्यूचर के लोट के लिए हमने कितना साइज रखना है, तकरीबन 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में रखती है। पहले 3 लाख रुपए होता था, रिवाइज कर दिया। ठीक है, थैंक यू। और बताइए भाई कोई क्वेरी हो? नहीं, एक बार। हाँ जी पुनिया जी, हाँ जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर भाषण दिया और बच्चों को समझाया और बताया कि सर, हम धन्यवाद अपने आपका। पैसे कहाँ से इकट्ठे करने हैं और कैसे लगाने हैं और इन्वेस्ट कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करनी।
Yes, it was very much wonderful lecture that you have delivered. It will get benefited to all these students. One thing I want to tell you, पुनिया जी, जी मिस्टर गुरमेल सिंह हैं जो आपको सरदार की पगड़ी में दिखाई दे रहे होंगे, ये जी टीचर हैं यहाँ पर, अच्छा फाइनेंस के टीचर हैं। जी और राकेश सैनी जी हैं, वो भी एक टीचर थे। जी दीपक कुमार शर्मा जी, वो भी टीचर थे। हमारे यहाँ 4-5 सबने टीचर्स को भी जोड़ा आपके साथ, ठीक ताकि ठीक आने वाले दिनों में कुछ और चीजें समझें आपसे और उसके बाद बच्चों को वो डिलीवरी कर पाएं जो आज एग्जाम की वजह से या किसी और काम की वजह से इसके साथ जुड़ नहीं पाए। जरूर नहीं बात। And I have recorded your lecture. It will be played again in different classes. ठीक है सर, मैं आपका इन्हीं शब्दों धन्यवाद के देना साथ चाहूंगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं भी और मेरी हम तरफ आपस से में धन्यवाद देना चाहता जुड़े रहेंगे। हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर, सभी पार्टिसिपेंट्स का थैंक यू भी। सर, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे जुड़ के। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। शुड आई क्लोज दिस मीट? पुनिया जी, आपसे इजाजत लेके हम, थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच। यू कैन लीव दिस मीट। थैंक यू।